फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नर्सिंग में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। व्हाट पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट should the physician report immediately in a patient who has undergone a kidney transplant? किडनी ट्रांसप्लांट किए हुए पेशेंट में कौन से पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट को फिजिशियन को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, तभी आंसर दें। गेस करें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। What post-operative assessment should the physician report immediately in a patient who has undergone a kidney transplant? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, यूरिन आउटपुट लेस देन 20 ml पर आवर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, यूरिन आउटपुट लेस देन 20 ml पर आवर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। In the case of renal transplant, the patient serum creatinine level during the post-operative period is 3.1 milligram per deciliter. Which of the following is an appropriate and priority action? रीनल ट्रांसप्लांट के केस में पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान मरीज का सीरम क्रेटिनिन स्तर 3.1 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। निम्न में से कौन सा एक उचित और प्राथमिकता वाला एक्शन होगा? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स और सभी पूछे गए हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, एसेस फॉर डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। एक्सप्लेन देख लें फ्रेंड्स कि ऑर्गन रिसेशन के फीचर्स को एसेस करने के लिए, ऑर्गन रिसेशन के फीचर को एसेस करने के लिए लेबोरेटरी वैल्यू जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड को अत्यधिक नज़दीकी से मॉनिटर करना आवश्यक होता है। इसलिए यदि नाइट्रोजनस वेस्ट की मात्रा बढ़ी हुई हो तो ऑर्गन रिसेक्शन के अन्य लक्षणों जैसे कि यूरिन आउटपुट का कम होना, एडेमा, वेट गेन। अब वेट गेन यहाँ पे देख लें फ्रेंड्स कि 0.9 से 1.4 kg इन 24 आवर्स। हाइपरटेंशन, टेम्परेचर हायर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, पेन अथवा ग्राफ्टेड साइट पर टेंडरनेस होना और WBC का स्तर बढ़ जाना आदि को नर्स द्वारा एसेस करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट अ नर्स शुड चेक टू डिटरमाइन वेदर अ ट्रांसप्लांटेड किडनी इज़ वर्किंग? क्या एक ट्रांसप्लांटेड किडनी काम कर रही है, इसका निर्धारण करने के लिए नर्स के द्वारा कौन से सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट को जांचना चाहिए? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट नर्स शुड चेक टू डिटरमाइन वेदर अ ट्रांसप्लांटेड किडनी इज वर्किंग? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी फ्रेंड्स राइट होगा, सीरम क्रिएटिनिन लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। द नर्स इज डेवलपिंग अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद ESRD। ESRD का यहाँ पे पूरा नाम ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एंड स्टेज रेनल डिसीज। विच नर्सिंग प्रॉब्लम वुड बी द हाइएस्ट प्रियोरिटी फॉर दिस क्लाइंट? नर्स ESRD से डायग्नोज एक मरीज के लिए नर्सिंग केयर प्लान डेवलप कर रही है। इस क्लाइंट के लिए कौन सा नर्सिंग प्रॉब्लम की उच्च प्राथमिकता होगी? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। नर्स ESRD
एंड स्टेज रेनल डिसीज से डायग्नोज एक मरीज की केयर के लिए या मरीज के लिए नर्सिंग केयर प्लान डेवलप कर रही है। इस क्लाइंट के लिए कौन सा नर्सिंग प्रॉब्लम की उच्च प्राथमिकता होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा आपका, एक्सेस फ्लूइड वैल्यूम के। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। द नर्स इज विद अ क्लाइंट हु हैज़ हैड एन इंट्रावेनस पाइलोग्राम। Which reaction should the nurse report immediately to the physician? नर्स एक क्लाइंट के साथ है जिसकी इंट्रावेनस पाइलोग्राम हुई है। कौन सी रिएक्शन होने पर नर्स को तुरंत फिजिशियन को रिपोर्ट करना चाहिए? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? पहले आप पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। नर्स एक क्लाइंट के साथ है जिसके इंट्रावेनस पाइलोग्राम हुई है। कौन सी रिएक्शन होने पर नर्स को तुरंत फिजिशियन को रिपोर्ट करना चाहिए? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? सिंपल क्वेश्चन है और सभी रिपीटेड हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फ्रेंड्स ए आपका राइट होगा, ठीक है। एंजियोएडेमा, एंजियोएडेमा ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि आईवीपी के दौरान काम में ली जाने वाली डाई जैसे कि ट्राई आयोडीनेटेड मीडिया के इंजेक्शन के बाद फीलिंग ऑफ वार्मथ, फ्लशिंग ऑफ द फेस, सॉल्टी और मेटालिक टेस्ट और थ्रोट इरिटेशन इत्यादि नॉर्मल अपीयरेंस होते हैं। एंजियोएडेमा एक कंडीशन होती है जो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन अथवा इंटरनल ऑर्गन्स में एडेमेटस एरियाज बनने के द्वारा प्रकट होते हैं। एंजियोएडेमा प्राय टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण होता है, अतः इसे इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश किया करें कि एक्सप्लेन को पढ़ा करें। अगर समय नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप पढ़ लें, लेकिन पढ़ा करें, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो एक्सप्लेन पढ़ने से समझ में आ जाता है। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम परसों लगा हुआ है। ESIC का एग्ज़ाम आपका 7 तारीख को लगा हुआ है, 7 जुलाई को। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करें। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। विच पोजीशन इज़ फेवरेबल फॉर इंट्रावेनस पाइलोग्राफी? अंतःशिरा पाइलोग्राफी के लिए कौन सी स्थिति अनुकूल है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ लें फिर और आंसर दें। विच पोजीशन इज़ फेवरेबल फॉर इंट्रावेनस पाइलोग्राफी? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सुपाइन पोजीशन बेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट है। अंतःशिरा पाइलोग्राफी के लिए कौन सी स्थिति जो है वो अनुकूल होगी? तो सुपाइन जो पोजीशन है, स्थिति है, ये अनुकूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। नेफ्रेक्टोमी के बाद नर्सिंग यूनिट में लौटने वाले क्लाइंट के लिए नर्स की हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? नेफ्रेक्टोमी के बाद नर्सिंग यूनिट में लौटने वाले क्लाइंट के लिए नर्स की हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? द नर्स हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द क्लाइंट रिटर्निंग टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर अ नेफ्रेक्टोमी विल बी। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ लें और आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए फ्रेंड्स राइट होगा, आवरली यूरिन आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, आवरली यूरिन आउटपुट। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि मॉनिटर यूरिन आउटपुट 3 to 50 ml per hourly after nephrectomy to ensure adequate renal function. Monitor urine output 3 to 50 ml per hourly after nephrectomy to ensure adequate renal function. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। पढ़ लें क्वेश्चन को फिर आंसर दें। Which of the following techniques is used to demonstrate the relationship between intravesical pressure and
द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ लें क्वेश्चन को और आंसर दें। निम्न में से कौन सी टेक्निक का यूज इंट्रावेसिकल प्रेशर तथा ब्लैडर में यूरिन की वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप को डिमॉन्स्ट्रेट करने में मदद करती है या डिमॉन्स्ट्रेट करने में करते हैं। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रावेसिकल प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन द ब्लैडर। सिंपल क्वेश्चन है, सभी पूछे गए हैं, कई कई बार पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिपीटेड हैं। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे सिस्टोमेट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सिस्टोमेट्री। ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें कि सिस्टोमेट्रोग्राम इज डन टू एसेस फंक्शन ऑफ। सिस्टोमेट्रोग्राम निम्नलिखित के कार्य का आकलन करने के लिए किया जाता है। बताएं फ्रेंड्स किसका आकलन करने के लिए किया जाता है। अभी आपने पढ़ा है जस्ट, ठीक है। सिस्टोमेट्रोग्राम इज डन टू एसेस फंक्शन ऑफ। सिस्टोमेट्रोग्राम निम्नलिखित के कार्य का आकलन करने के लिए किया जाता है। पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, यूरिनरी ब्लैडर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। विच इज कंट्राडिक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड के प्रशासन के लिए कौन सा विरोधाभास है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इज कंट्राडिक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पढ़ लें फिर आंसर दें फ्रेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है और सभी रिपीटेड हैं, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दिया करें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, बोथ बी एंड सी, ठीक है। ओलिगोयूरिया और एन्यूरिया। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लेते हैं। यदि यूरिन आउटपुट 2 ml पर kg पर आवर से कम हो तो, यदि यूरिन आउटपुट 2 ml यानी कि 2 ml पर kg पर आवर से कम हो तो पोटेशियम क्लोराइड कभी भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। तब क्या नहीं देना चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड कभी भी नहीं देना चाहिए। यदि कितना हो यूरिन आउटपुट 2 ml पर kg पर आवर, ठीक है। अगर इससे भी कम आ रहा है तो क्या है, पोटेशियम क्लोराइड को कभी नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि यह क्या करता है, हाइपर कैलेमिया कर सकता है। क्या कर सकता है, हाइपर कैलेमिया कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। द पेशेंट इज पोस्टेड फॉर इंट्रावेनस पाइलोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस इज करेक्ट। पेशेंट इंट्रावेनस पाइलोग्राम के लिए पोस्टेड है, निम्न में से कौन सा इंट्रावेनस करेक्ट है। पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पेशेंट इंट्रावेनस पाइलोग्राम के लिए पोस्टेड है, निम्न में से कौन सा इंटरवेंशन करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो गया, एस फॉर आयोडीन सेंसिटिविटी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स कि एक पाइलोग्राम अर्थात रेडियोग्राफ ऑफ यूरेटर एंड रेनल पेल्विस, जिसमें कि रेडियो ओपेक मटेरियल अर्थात लाइक ट्री आयोडीनेटेड मीडिया को इंट्रावेनसली दिया जाता है। इंट्रावेनस पाइलोग्राम अर्थात आईवीपी कहलाता है। ट्राई आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडियम में प्रति मॉलिक्यूल 3 आयोडीन के एटम होते हैं। ट्राई आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडियम में प्रति मॉलिक्यूल 3 आयोडीन के एटम होते हैं। और इस डाई के निकलते समय, जो ये डाई है, इस डाई के निकलते समय आईवीपी में यूरिनरी ट्रैक्ट के कई रेडियोग्राफ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। आईवीपी का उपयोग किडनी स्टोन तथा यूरिनरी ट्रैक्ट
कि कई अन्य इरिटेटिव लेशंस, ठीक है, आईवीपी का उपयोग किडनी स्टोन तथा यूरिनरी ट्रैक्ट के कई अन्य इरिटेटिव लेशंस और ब्लॉक का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आईवीपी से पहले मरीज को आयोडीन सेंसिटिविटी के लिए असेस करना चाहिए ताकि एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन को अवॉइड किया जा सके। प्रोसीजर के बाद कंट्रास्ट मीडिया को फ्लश आउट करने के लिए अधिक फ्लूइड देना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। सभी सिंपल क्वेश्चन है। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज टर्म एज, मूत्राशय की सूजन को क्या कहा जाता है? जो मूत्राशय में सूजन आ जाती है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी सिंपल क्वेश्चन है और पूछे गए क्वेश्चन है। मूत्राशय में जो सूजन होती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, उसे सिस्टाइटिस कहा जाता है। ठीक है, इसे सिस्टाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन जो प्रायः असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण के कारण होती है उसे सिस्टाइटिस कहा जाता है। यूरिनरी ब्लैडर की जो सूजन होती है, स्वेलिंग होती है अर्थात इन्फ्लेमेशन है, वो प्रायः अर्थात हमेशा असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण के कारण होती है, जिसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लें और आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ लें और आंसर दें। निम्न में से कौन सा इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस अर्थात आईसी का प्रकटीकरण नहीं है? बताएं फ्रेंड्स क्या नहीं है। पढ़ लें फिर आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, इनकम्पिटेंस। ठीक है, इनकॉन्टिनेंस, सॉरी यहाँ पे इनकॉन्टिनेंस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, इनकॉन्टिनेंस। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि अ क्रोनिक पेनफुल इन्फ्लेमेटरी ब्लैडर ऑफ अननोन etiology called interstitial cystitis. Most common symptoms are urinary frequency, urgency and suprapubic pain on bladder filling. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ लें आप और आंसर दें। बहुत ही सिंपल है, कई बार आप पढ़ भी चुके होंगे ये क्वेश्चन। Which drug is not used in treatment of UTI? UTI ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, UTI अर्थात मूत्र संक्रमण पथ या मूत्र पथ संक्रमण के उपचार में कौन सी दवा उपयोग में नहीं दी जाती है या नहीं दिया जाता है, उपयोग नहीं किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, एमॉक्सिलिन का भी उपयोग किया जाता है, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे मेथिक्सोल का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें? UTI में, मूत्र संक्रमण में, लेकिन डायज़ेपाम का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखते हैं कि डायज़ेपाम इट इज़ एन एंटी एंग्जाइटी और हाइपोसेडेटिव ड्रग। ठीक है, के अलावा अन्य सभी, ये फ्रेंड्स जो है डायज़ेपाम, ये क्या है, कौन सी दवा है? देखिए इसे पढ़ लें अच्छे से कि इट इज़ एन एंटी एंग्जाइटी अथवा, ठीक है, और हिप्नोसेडेटिव ड्रग के अलावा जो भी ड्रग्स हैं, अन्य सभी जो ड्रग्स हैं वो एंटीबायोटिक हैं और UTI के इलाज में काम में आती हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को और आंसर दें। विच ड्रग इज प्रेफर्ड इन यूरिनरी एंड जेनिटल इन्फेक्शन? मूत्र एवं जननांग संक्रमण में कौन सी दवा पसंद की जाती है? बताएं फ्रेंड्स, मूत्र एवं जननांग संक्रमण में कौन सी दवा पसंद की जाती है? गेस करें। पसंदीदा दवाई की बात यहाँ पे की जा रही, मेडिसिन की। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, नॉरफ्लॉक्सेसिन। ठीक है, ये दवा क्या की जाती है, पसंद की जाती है। ठीक है, मूत्र एवं जननांग संक्रमण में कहा जा रहा है कि कौन सी दवा पसंद की जाती है, तो यहाँ पे नॉरफ्लॉक्सेसिन पसंद की जाती है। अच्छी एंटीबायोटिक होती है ये। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 16 नंबर ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप पढ़ें अच्छे से और आंसर दें। पस इन यूरिन कॉल्ड, मूत्र में मवाद को क्या कहा जाता है? जो मूत्र के साथ मवाद आता है, पस आता है, तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर।
पस इन यूरिन कॉल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे पायूरिया कहा जाएगा। ठीक है, मूत्र में जब मवाद आ जाता है आपके, ठीक है, तो उसे हम पायूरिया कहते हैं। ठीक है, तो हमारा फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था। कोई भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको ना आता हो या समझ में ना आया हो या फिर अदर कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।